नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। तो देखो, राजस्थान के भूगोल में आज जो नए जिलों के अनुसार बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, अवस्थिति, विस्तार, आकृति एवं आकार की अपन बात करेंगे। तो एक बार मैं फ़ॉन्ट साइज को छोटा करता हूँ, बड़ा करता हूँ, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं जी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति वो क्या है? तो इसका सही जवाब है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की। देखो, अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति ये हो गई, क्या हो गई? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों उत्तरी अक्षांश है, ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? मतलब राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ना, जैसे मान लो राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, तो ये तो हो गया पूर्व से पश्चिम, ये हो गया उत्तर से दक्षिण। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो इसका सही जवाब है 43 किलोमीटर का अंतर है। मतलब एक 43 किलोमीटर ज़्यादा है, एक 43 किलोमीटर कम है। कितना है इसकी अपन सारी विस्तृत व्याख्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में। देखो, नेक्स्ट है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? मतलब भारत का कितना भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो राजस्थान में है? तो इसका सही जवाब है 10.4% जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। अब जितने भी ऊपर सारे सवाल हैं उन सब का एक एक करके अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान की देखो, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है 826, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826, और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869। मतलब चौड़ा ज़्यादा है राजस्थान लंबाई की तुलना में। तो 826, देखो पूर्व से पश्चिम है 869 और उत्तर से दक्षिण है 826। तो देखो दोनों का अंतर निकालेंगे ना, 869 माइनस 826, तो देखो ये 43 किलोमीटर ही आएगा, 43 किलोमीटर। तो ये एक सवाल का जवाब हो गया। तो देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। अब देखो, इसके अलावा देखो यहाँ से इसकी अक्षांशीय स्थिति देखते हैं। देखो, अक्षांशीय स्थिति में हमने आपको बताया था कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये बोरकुंडा बांसवाड़ा में है, और देखो 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणागांव जैसलमेर श्रीगंगानगर में है। ये तो इसकी अक्षांशीय स्थिति होगी, दोनों अक्षांशीय स्थिति है ना। अब इसकी देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये कटरा जैसलमेर में है, ये सिलाना धौलपुर में है। तो देखो 69 30 से 78 17, 69 30 से 78 17, और ये क्या था? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये कटरा जैसलमेर सिवाना। हाँ, अब देखो यहाँ पे पूरे देखें, सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं दोबारा से। कुल क्षेत्रफल जो राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किमी है, या मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील है। देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसमें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 10.41% है। मतलब 1/10वां भाग है। राजस्थान की जो आकृति है विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। देखो, पूरा डिस्क्रिप्शन में जो हमने देखा था क्वेश्चन उसी में है। राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर तक। देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का। देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का। गुणोत्तर 30 से 78 17, गुणोत्तर 30 से 78 17। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर ये क्या था? 23 3 से 30 12, 23 3 से 30 12, 7 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी किनारों पर सूर्य दिखाई देने में समय का अंतर कितना है? 1 मिनट 35 मिनट 8 सेकंड। मतलब जैसे धौलपुर में और जैसलमेर में कि जो पूर्वी से लेकर पश्चिमी किनारे तक सूर्य दिखाई देने में समय कितना लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड का समय लिखता है। कितना समय लिखता है? 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट और 1 मिनट देशांतर पर 4 सेकंड का समय लगता है। तो देखो अपने पास कितना? 8 डिग्री 47 मिनट है, तो 32 मिनट तो ये और 47 मिनट का क्या हो गया? 188 सेकंड। तो 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड। हाँ, इसके बाद में राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान लंबा कम है 826 है और पूर्व से पश्चिम चौड़ा ज़्यादा है 869। अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। तो सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। देखो यहाँ पे है, राजस्थान की अवस्थिति की बात की जाए तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया के संदर्भ में बात करें तो दक्षिण पश्चिम में। एशिया के संदर्भ में बात करें तो कहता है दक्षिण पश्चिम में, और भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तर पश्चिम में। तो देखो विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ है? सॉरी, राजस्थान कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया के संदर्भ में कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है। और भारत के संदर्भ में कहाँ है राजस्थान? उत्तर पश्चिम में है। हाँ, देखो नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 1070। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? मतलब सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? तो इसका सही जवाब है बीकानेर की। सबसे सही जवाब है बीकानेर की। हाँ जी, देखिए जो आपको ये मैप दिखाया गया है 41 जिलों के अनुसार है, बिल्कुल अपडेटेड मैप है। अब यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर है। और राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले के साथ सीमा लगती है। 5 ज़िले कौन कौन से हैं? एक एक करके देखते हैं। 5 ज़िलों में पहला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है फलोदी, चौथा है जैसलमेर और पाँचवा है बाड़मेर। इसके साथ सीमा लगती है। इसके बाद में हरियाणा के साथ, देखो हाँ, पंजाब के साथ बात करें तो पंजाब के साथ सीमा लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर। और ज़िले 2 हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा टच करती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा टच करती है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर और राजस्थान के 8 ज़िले संपर्क में हैं। कौन कौन से 8 ज़िले? देखो 8 ज़िले कौन कौन से संपर्क में हैं? हाँ, देखो 8 ज़िले, पहला है हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, कोटपुतली बहरोड 5, हाँ, खैरतल तिजारा 6, डीग भरतपुर 7 और छोटा सा अलवर का भी लगता है। छोटा सा पार्ट देखो यहाँ पे अलवर का भी लग रहा है, तो यहाँ पे अलवर का भी लग रहा है, अलवर 8। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ देखो, उत्तर प्रदेश के साथ कितने ज़िलों की सीमा लगती है? तो पहले उत्तर प्रदेश के साथ 2 ज़िलों की सीमा लगती थी। देखो उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर है। राजस्थान के 3 ज़िलों के साथ सीमा लगती है, डीग, भरतपुर और धौलपुर के साथ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक बार मध्य प्रदेश की कर लेते हैं।
मध्य प्रदेश के साथ जो है ना राजस्थान की जो सीमा लगती है वो कितना किलोमीटर की है? 1600 किलोमीटर की है। राजस्थान के 10 ज़िले के साथ सीमा बनाता है। अब 10 ज़िले कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं, बांसवाड़ा 1, प्रतापगढ़ 2, चित्तौड़गढ़ 3, भीलवाड़ा 4, बूंदी 5 और कोटा 6, बारां 7, झालावाड़ 8, झालावाड़। देखो इसके बाद में देखो सवाई माधोपुर 9 और करौली 10। देखो थोड़ी सी धौलपुर के साथ भी लगती है, तो देखो ये अपनी गिनती में गलत हो गए होंगे। तो 10 ज़िलों के साथ सीमा लगती है। इसके बाद में गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं। देखो गुजरात की बात करते हैं। देखो गुजरात के साथ है ना राजस्थान की सीमा कितनी बनती है? 1022 किलोमीटर लगती है। गुजरात के साथ 6 ज़िलों के साथ सीमा बनती है। अब 6 ज़िले कौन कौन से हैं? नीचे के आपको दिख रहे होंगे 6 ज़िले कौन कौन से हैं। सॉरी, हाँ 6 ज़िले कौन कौन से हैं? बाड़मेर 1, जालोर 2, सिरोही 3, उदयपुर 4, डूंगरपुर 5 और देखो बांसवाड़ा 6, बांसवाड़ा 6। तो ये 6 ज़िलों के साथ गुजरात के साथ सीमा लगती है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली हैं। अब यहाँ पे एक एक करके बातें करते हैं। देखो यहाँ पे है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। बार बार बोलेंगे, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है, जिसमें 1070 है ना ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 1070 तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जबकि 4850 है ये अंतर्राज्यीय सीमा है। 1070 5920 में 1070 तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4850 क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन, तो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पाकिस्तान के साथ क्या है? 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर राजस्थान के 4 ज़िले और पाकिस्तान व पंजाब के कितने हैं? 9 ज़िले हैं। देखो इन 4 की जगह 5 होंगे, क्योंकि अभी फलोदी भी अब टच करने लग गया है। ज़िलेवार लंबाई देखो यहाँ पे आपको सामने दे रखी है। सबसे ज़्यादा ज़िलेवार अंतर्राष्ट्रीय लंबाई की पूर्व में स्थिति क्या थी? देखो पहले क्या स्थिति थी? देखो जैसलमेर थे 464, बाड़मेर 228, गंगानगर 210 और बीकानेर है 168। अभी क्या स्थिति है देखते हैं, है ना। पूर्व स्थिति ये थी। अब देखो नेक्स्ट है नवगठित जिलों के अनुसार वर्तमान में फलोदी को भी शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। पहले 4 टच करते थे, अब फलोदी भी टच करने लग गया है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय कितनी हो गई? 5 जिले हो गए। रेड क्लिफ लाइन उत्तर में हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर बीकानेर जैसलमेर जिलों की पश्चिमी सीमा बनाते हुए दक्षिण में बाड़मेर जिले के बाखासर गांव, जिसे भाल गांव भी कहते हैं। देखो हिंदुमल कोट से स्टार्ट होती है, बाखासर गांव तक 1070 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? देखो कहाँ से स्टार्ट होती है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और बाड़मेर के बाखासर गांव तक 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है रेड क्लिफ, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाने वाले सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर और सबसे दूर जिला मुख्यालय क्या है? बीकानेर है। सबसे नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर, सबसे दूर बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो इसका सही जवाब है 5 राज्य। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। देखो राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो सीमा है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850, 4850, 4850, 4850। 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन सी हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है ना। देखो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे कम जो है ना 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान के 2 ज़िले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले हैं। पंजाब के साथ कितनी किलोमीटर? 89 किलोमीटर। हनुमानगढ़ और गंगानगर हैं, 2 ज़िले हैं।
इसके बाद में हरियाणा से बात की जाए, हरियाणा से सीमा कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। हरियाणा से कितनी सीमा लगती है, 1262 हरियाणा 1262। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग। 8 ज़िले जो है ना हरियाणा से टच करते हैं। कितने ज़िले टच करते हैं, हरियाणा से 8 ज़िले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग। 8 ज़िले हरियाणा को टच करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी, 877, जिसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर। कितने ज़िले, 3 ज़िले टच करते हैं उत्तर प्रदेश को, डीग, भरतपुर, धौलपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, और जिसमें कितने ज़िले टच करते हैं, 10 ज़िले टच करते हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से होती है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 ज़िले जो हैं ये 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से टच करते हैं ना। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात से कितना टच होता है, 1022 किलोमीटर, जिसमें कौन कौन से हैं, राजस्थान के 6 ज़िले शामिल हैं। 6 ज़िले कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ये 6 ज़िले हैं जो राजस्थान के गुजरात को टच करते हैं। हाँ, अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने ज़िले हो गए, अब 25 ज़िले हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा पर। अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने ज़िले हैं, 25 ज़िले हैं। सर्वाधिक जो लंबी अंतर्राज्यीय जो सीमा है ना वो किसकी है, झालावाड़ ज़िले की है। देखो सबसे ज़्यादा है ना झालावाड़ जो है ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़। अंतर्राज्यीय ज़िले कितने हैं, 25। और जो झालावाड़ है ना सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है, वो किससे बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है, मध्य प्रदेश से। देखो सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय जो सीमा है ना, सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, वो बनाता है बाड़मेर। और किससे बनाता है, गुजरात से बनाता है। बाकी वो पाकिस्तान से बनाता है। अंतर्राज्यीय तो सबसे छोटी कौन बनाता है, बाड़मेर। किससे बनाता है, गुजरात से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान का कौन सा ज़िला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है, गुजरात के साथ भी बनाता है, तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो ज़िला है मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के 4 ऐसे ज़िले हैं, राजस्थान के 4 ऐसे ज़िले हैं दो राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसे हनुमानगढ़ है वो किस किस के साथ, पंजाब और हरियाणा से बनाता है। भरतपुर जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बनाता है। धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बनाता है। बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात से बनाता है। तो 4 ज़िले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ किससे बनाता है, पंजाब हरियाणा। भरतपुर हरियाणा उत्तर प्रदेश। धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश गुजरात। ऐसे सीमा बनाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है, 2 है। मतलब अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, वो गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। हाँ, नेक्स्ट है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है, 3 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 3 ज़िले हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या, मतलब बॉर्डर स्टेट कह सकते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राज्यीय हो, तो वो कितने हैं, 28 ज़िले ऐसे हैं जो बॉर्डर स्टेट हैं, जो अंतर्राज्यीय बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय, कुछ भी बनाओ लेकिन बॉर्डर स्टेट है ना। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले ज़िलों की संख्या कितनी है, 13 है।
किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने, न तो अंतर्राज्यीय न अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 13 है, जिनको आंतरिक जिले कहते हैं, वो हैं 13। अब देखो कौन कौन से आंतरिक जिले? पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालोतरा, सलुम्बर, डीडवाना, कुचामन। 13 जिले हैं। कौन कौन से हैं? 13 जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं न अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्वर्ती जिले, आंतरिक जिले हैं। पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालोतरा, सलुम्बर, डीडवाना, कुचामन। तो ये इतने ज़िले हैं जो आंतरिक ज़िले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ी असुविधा हो गई। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो वो है नॉर्वे और पोलैंड। नॉर्वे और पोलैंड के जो क्षेत्रफल हैं लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 4। देखो देखते हैं, विश्व के अन्य देशों से राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना अगर की जाए तो देखो लगभग समान कौन कौन से हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग समान है? तो उसमें है नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान। देखो ये नॉर्वे, दोबारा से देखते हैं, नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और जापान, इनका जो क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। और इसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल कितने गुना बड़ा है? तो देखो इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, इंग्लैंड के क्षेत्रफल से 2 गुना है, चेक गणराज्य के क्षेत्रफल से 3 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया आपको ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राजस्थान के ज़िले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो सही जवाब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर है ना, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा ज़िले के मध्य से गुजरती है। मतलब डूंगरपुर ज़िले की तो दक्षिणी सीमा से गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण जून माह में इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जून माह में इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी? बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना, उसकी अपन चर्चा करेंगे अब देखो थोड़ा सा मैं लार्ज साइज कर लेता हूँ। हाँ जी देखो बिल्कुल सही है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार का जो मरुस्थल है किसका अवशेष माना जाता है? तो किसका अवशेष माना जाता है थार का मरुस्थल? ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का। नेक्स्ट है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 4 क्षेत्रों में। राजस्थान को उसकी भू आकृतिक दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? वो है 4 क्षेत्रों में। हाँ नेक्स्ट है, राजस्थान को देखो नेक्स्ट है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 12 उप क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान में जो भौतिक क्षेत्र है ना, उसका अवस्थिति का सही क्रम है। तो देखो सबसे पहले है उत्तर में, सबसे पहले आता है शेखावाटी प्रदेश। सबसे पहले क्या आता है? शेखावाटी प्रदेश। उसके बाद में विंध्यन श्रेणी, उसके बाद में आता है लूणी बेसन और लास्ट में दक्षिण में माही बेसन। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो इसकी व्याख्या देखते हैं।
देखो यहाँ पे है, राजस्थान को सामान्यतः 4 प्रमुख भौतिक भागों में और 12 उप भागों में विभाजित किया गया है। 4 तो भौतिक भाग हैं और 12 इसके उप भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अब देखो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ना, सबसे पहले बात करते हैं, भौतिक प्रदेश का नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भौतिक प्रदेश का नाम क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्षेत्रफल कितना है, 61.11%। जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40%। उत्पत्ति का जो स्रोत माना जाता है वो टेथिस सागर के स्थान पे इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे जलवायु कैसी है, शुष्क है, अर्ध शुष्क है और विषम जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जो मिट्टी है ना, यहाँ पे जो मिट्टी है वो कैसी पाई जाती है, रेतीली कह सकते हैं, बलुई कह सकते हैं, एरिडीसोल और एंटीसोल। देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, बहुत ध्यान से देखने की बात है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, एरिडीसोल और एंटीसोल। मिट्टी का प्रकार विशुद्ध ध्यान रखना, एरिडीसोल और एंटीसोल। और वर्षा जो है ना 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में होती है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। नेक्स्ट है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ये कुल भूभाग का 9% है, जनसंख्या 10% यहाँ पे निवास करती है। अरावली जो मध्यवर्ती प्रदेश है ना, ये किसका अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड का। यहाँ पे जलवायु कैसी है, उपाद्र जलवायु है। और देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश में भूरी, लाल और कंकरीली, और इसी मिट्टी को बोलते हैं इनसेप्टिसोल। अरावली में कैसी मिट्टी है, इनसेप्टिसोल है। एरिडीसोल और एंटीसोल तो किधर है, रेगिस्तान में है। अरावली में कैसी है, इनसेप्टिसोल है। अरावली में वर्षा है 50 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। अरावली में वर्षा कितनी है, 50 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा भूभाग कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40%। और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है ना, ये भी किसका अवशेष माना जाता है, टेथिस सागर का यह अवशेष माना जाता है। ये यहाँ पे जलवायु कैसी है, आर्द्र है। यहाँ पे जो मिट्टी कैसी है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी है, एल्फीसोल है। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, एल्फीसोल। और अरावली में इनसेप्टिसोल, और उधर एंटीसोल और एरिडीसोल है ना। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी हो गई एल्फीसोल है ना। और यहाँ पर वर्षा है ना 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर। इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हाँ, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है ना, यह कुल क्षेत्रफल का कितना है, 6.69% है। यहाँ पे कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 11%। ये किसका अवशेष माना जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। यहाँ पे जो है ना जलवायु कैसी है, अति आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, काली। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, वर्टिसोल। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, वर्टिसोल। और यहाँ पे जो वर्षा का जो औसत है 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है ना। अब बताते हैं आपको राजस्थान को 12 उपभाग कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं। उत्तर में सबसे पहले है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह मैदान, तीसरा कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि। चौथा है गोंडवान बेसिन या लूणी बेसिन। चौथा कौन सा है, गोंडवान बेसिन या लूणी बेसिन। अब इधर देखो, इधर का जो उपभाग है ना, पश्चिमी शुष्क रेतीला या बालू में मैदान, एक ही हो गया। इसके बाद में देखो देखो अरावली के भी 3 उपभाग हैं। एक है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और एक है दक्षिण अरावली, दक्षिणी अरावली है ना। इसके इधर देखो, इधर अरावली के देखो, इधर जो बाणगंगा बेसिन, ये चंबन बेसिन, विंध्य कगार भूमि कह सकते हैं है ना। इधर है मध्य माही बेसिन, यहाँ पे नीचे 56 का मैदान है ना। इधर जो है ना झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ में है ढक्कन का लावा, ढक्कन लावा पठार है, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदान कहते हैं इसको, मध्यवर्ती अरावली कहते हैं। तो देखो एक बार छोटा करके भी दिखा देते हैं, ऐसी सिचुएशन है। अब देखो इसको पूरा एक एक करके देखते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं टेथी सागर के अवशेष के रूप में राज्य में आज भी सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरण जैसी खारे पानी की झीलें हैं। टेथी सागर के कारण ही ये सारी है, सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरण जैसी खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट है अरावली और हाड़ौती का जो पठार है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का मध्यवर्ती हिस्सा है और मरुस्थल व उत्तरी पूर्वी मैदान का भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। दोबारा से देखते हैं, जो अरावली और हाड़ौती का जो पठार है ना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। मरुस्थल व उत्तरी पूर्वी जो मैदान है भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। देखो अरावली और हाड़ौती का पठार तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मरुस्थल और उत्तर पूर्व का जो मैदान है वो भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। अब देखो राजस्थान को वीसी मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। जो वीसी जो मिश्रा हैं राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। अब वो 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिणी पूर्वी कृषि व चंबल बीहड़ प्रदेश। ये 7 उपभाग हैं। 7 प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने राजस्थान को डिवाइड किया है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऊपरमाल। देखो रेतीला मरुस्थल भी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, रोही भी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, बांगर भी मरुस्थलीय प्रदेश का, लेकिन ऊपरमाल जो है ना ये मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वो कहाँ से? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, डीडवाना, कुचामन एक हो गया, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और पाली जिलों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार किस किस में पाया जाता है ये मैंने बता दिया। इसके बाद में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 3 समांतर पेटियों मरुस्थली, बांगर और रोही में बांट सकते हैं। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इनको समांतर पेटियों में 3 समांतर पेटियों में कौन सी में? मरुस्थल, बांगर और रोही में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। जो पश्चिमी से पूर्व की ओर विस्तीर्ण, जो पश्चिम से किधर है? पूर्व की ओर है। मरुस्थल में बालू का स्तूपों की अधिकता है और बांगर में, मरुस्थल में तो बालू के स्तूपों की अधिकता है और बांगर में रेतीली जो मिट्टी है इसके मैदान है। और रोही जो है ना, रोही बाढ़ के मैदान है। रोही क्या है? बाढ़ के मैदान है जो अरावली के पश्चिम में दक्षिण छोटी नदियों में बने हैं। रोही क्या है? बाढ़ के मैदान है जो अरावली के पश्चिम में बने हैं छोटी नदियों से, छोटी छोटी जो नदियां ना उनसे बने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है राजस्थान में बालू में शुष्क मैदान स्थित है। बालू के जो शुष्क मैदान है वो कहाँ स्थित है? तो 25 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में, 25 सेंटीमीटर जो समान जो वर्षा रेखा है उसके पश्चिम में बालू में शुष्क मैदान स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग है? नहीं है। जो अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है ना उसका उपभाग कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है कांठल का मैदान। देखो गोडवाड़ भी अर्ध शुष्क बांगर मैदान का हिस्सा है, घग्गर का मैदान भी अर्ध शुष्क बांगर मैदान का हिस्सा है और नागौरी उच्च भूमि है ना ये भी बांगर अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग है। लेकिन कांठल का जो मैदान है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाया जाता है। देखो नेक्स्ट है गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जा सकता है। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं लूणी जवाई बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? लूणी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में अंतः स्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान का जो अंतः स्थलीय प्रवाह का जो मैदान है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
तो राजस्थान का अंतः स्थलीय जो प्रवाह का जो मैदान है उसको किस रूप में जाना जाता है? शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है। कौन कौन से थार मरुस्थल का भाग है? तो देखो, गोडवाड़ प्रदेश भी है, शेखावटी प्रदेश भी है, लेकिन बनास का जो मैदान है ना, ये पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, जो अलवर भरतपुर उस साइड में आता है। घग्गर का मैदान भी मरुस्थल का भाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे? तो गोडवाड़ प्रदेश मरुस्थल का भाग है, एक शेखावटी प्रदेश है, एक घग्गर का मैदान है। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4। अब देखते हैं। हाँ जी, अब देखो, सबसे पहले मैं पूरा जूम करके दिखा रखा है। इधर तो है पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान या बालूमय मैदान भी कह सकते हैं ना। और इसको देखो कौन सी रेखा ये विभाजित कर रही है। अब ये कौन सी रेखा है? ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ना, ये बालू के मैदान को और अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित कर रही है। अब देखो यहाँ पे देखो ये लिखा है अर्ध शुष्क, जिसमें गोडवाड़ बेसिन है, बांगड़ है जिसमें नागौरी उच्च भूमि है, और एक है शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह का मैदान भी, ये अर्ध शुष्क में आता है। और इसी में कौन सा आता है? घग्गर का मैदान भी आता है। तो ये अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश बोलते हैं इसको। देखो ये अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश में कौन कौन से आगे आपको बता दिया। इसके बाद में देखो थोड़ा सा वापस, हाँ, और देखो इधर है 25 सेंटीमीटर, इधर है 50 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच में क्या क्या है? इसके इधर तो है पश्चिमी शुष्क रेतीला या बालू में मैदान है, और इसके 25 और 50 सेंटीमीटर के बीच में है अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश। और अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश में एक तो गोडवाड़ बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह मैदान और घग्गर का मैदान, ये सारी चीज़ें आती हैं 25 और 50 सेंटीमीटर के बीच में। अब देखो इस बात को पूरा डिटेल से बताया गया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है ना, पूर्वी सीमा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को निम्न 2 भागों में विभाजित करती है। मतलब 25 सेंटीमीटर जो ये वर्षा रेखा है ना, इधर तो शुष्क और इधर अर्ध शुष्क 2 भागों में डिवाइड कर रही है। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालू में शुष्क मैदान या शुष्क रेतीला मैदान। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है ना, अर्थात इसकी पूर्वी जो सीमा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की गई है। और बालू में शुष्क मैदानी जो प्रदेश है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। बालू में शुष्क मैदानी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से ज़िले आते हैं बालू में शुष्क मैदानी प्रदेश के अंदर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, चूरू ज़िले के पश्चिम भाग शामिल हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। देखो क्या कह रहा है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में जो रेतीला जो मरुस्थलीय भाग है ना, उसको भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ रेतीले टीले को स्थानीय जो भाषा है ना, उसमें क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। और देखो जिनके मध्य जो रेतीले टीले हैं ना, जिनके मध्य ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बनी चट्टानों का भूभाग भी है। जैसलमेर के उत्तर व पोखरण के दक्षिण में बालू का पत्थरों से निर्मित शुष्क मैदान रन कहलाता है। देखो क्या कह रहा है, जैसलमेर के तो उत्तर में और पोखरण के दक्षिण में जो बालू का पत्थरों से निर्मित जो शुष्क मैदान है ना, उसको क्या कहा है? रण कहा है। बालू का स्तूपों की दोनों भुजाओं के मध्य वायु की रगड़ बनने से गर्तनुमा जो भाग है, स्थानीय भाषा में ढांड या थड़ी कहते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो क्या कह रहा है कि जो बालू का जो स्तूप है, उनकी दोनों भुजाओं के मध्य वायु की रगड़ बनने से एक गर्तनुमा भाग बन गया। जैसे ऐसे भाग बन गया, दोनों साइड में वायु की रगड़ से गर्तनुमा जो भाग है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ढांड या थड़ी कहते हैं। तो ये तो हो गया शुष्क मैदान।
यह बालू में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। अब दूसरा जो भाग है ना इसका, वो अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है। दूसरा भाग कौन सा है? अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश। देखो ये अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश हैं अरावली के पश्चिम में, बालू में शुष्क मैदान के पूर्व में स्थित है। जो अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है उसकी स्थिति क्या है? अरावली के तो पश्चिम में है, और बालू में जो शुष्क मैदान है उसके पूर्व में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा जो है ना वो तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और पूर्वी सीमा क्या है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, द्वारा निर्धारित की जाती है। और अर्ध शुष्क जो बांगर प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर है। यह अर्ध शुष्क बांगर जो मैदान है, अर्ध शुष्क बांगर मैदान को 4 उपभागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क जो बांगर मैदान है इसके 4 उपभाग कौन कौन से हैं? पहला है घग्गर का मैदान। ये घग्गर का मैदान कहाँ है? हनुमानगढ़ और गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में स्थित उपजाऊ जो जलोढ़ मैदान है उसको घग्गर का मैदान कहते हैं, जिसका जो निर्माण है अंतल स्थलीय प्रवाह वाली घग्गर नदी की बाढ़ों द्वारा किया गया। जो घग्गर का जो मैदान है ना वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, और इसका निर्माण कैसे हुआ? अंतः स्थलीय जो प्रवाह वाली घग्गर नदी पे जो बाढ़ आई ना उसके कारण हुआ है। इस क्षेत्र में घग्गर नदी के अपवाह को, देखो घग्गर का जो मैदान है ना इसमें घग्गर नदी है ना, इसके अपवाह को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर से सिंचाई के कारण जलाधिक्य, सेम व क्षारीयता की समस्या बढ़ गई है। देखो यहाँ पे इंदिरा गांधी और गंग नहर से सिंचाई होती है, जिसके कारण अधिक जल के कारण सेम मतलब क्षारीयता की समस्या बढ़ गई है और पारिस्थितिकी बदलाव आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह मैदान। दूसरा जो भूभाग है शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह मैदान, इसे दूसरा नाम है बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बांगड़ प्रदेश है। इसकी जो शेखावाटी का आंतरिक अपवाह का जो मैदान है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर है। यह प्रदेश की पूर्वी सीमा जो आंतरिक प्रवाह जो मैदान है ना शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह मैदान, इसकी पूर्वी जो सीमा है ना वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। पूर्वी सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा। अब देखो शेखावाटी का जो ये आंतरिक प्रवाह का जो मैदान है ना इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर जिले का उत्तरी भाग आता है। और इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों कुछ दूरी पर बहकर क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। देखो जो कांतली जो है इस क्षेत्र की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। इस क्षेत्र की जो शेखावाटी का आंतरिक जो प्रवाह जो मैदान है इस क्षेत्र की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली नदी है। देखो मेढा यहाँ की अन्य आंतरिक प्रवाह की नदी है। यहाँ बरखान टीले अधिक मिलते हैं। देखो शेखावाटी में कौन से टीले अधिक मिलते हैं? बरखान जो टीले हैं वो अधिक मिलते हैं। इस क्षेत्र में जल संग्रहण हेतु जोहड़ काम में ले जाते हैं। जो शेखावाटी जो क्षेत्र है ना इसमें जल का संग्रहण करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? जोहड़ काम में लिए जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो है नागौरी उच्च भूमि। कौन सा पार्ट है? नागौरी उच्च भूमि। हाँ, तो इसके अंतर्गत नागौर जिले का समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई वाला भाग आता है। मतलब नागौरी जो उच्च भूमि है ये कौन से ज़िले में है? नागौर जिले में आता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 500 मीटर है। यह आंतरिक अपवाह की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आते हैं? आंतरिक अपवाह। यहाँ कुछ खारे पानी की पलाया झीलें पाई जाती है। अब देखो नागौरी उच्च भूमि में कौन कौन सी झीलें हैं? सांबर है, डीडवाना है, डेगाना है, कुचामन है, नावा है, ताल छापर है, परिहारा या पडीहारा चूरू में, ये झीलें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोडवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? गोडवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन। इसे लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। गोडवाड़ बेसिन या लूणी बेसिन जो है ना इसका दूसरा नाम क्या है? लूणी जवाई बेसिन भी इसे कहा जाता है। यह अर्ध शुष्क बांगर मैदान का दक्षिणी पश्चिम भाग है। जो लूणी गोडवाड़ बेसिन जो है ना अर्ध शुष्क बांगड़ मैदान का क्या है? दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो
जो गोडवाड़ जो बेसिन है इसका ढाल किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, पाली, जालोर, दक्षिणी जोधपुर, दक्षिणी बाड़मेर, सिरोही जिले का कुछ भाग आता है। और यह मैदान जो गोडवाड़ी जो बेसिन है ना, लूणी और इसकी सहायक नदियों की बाढ़ से निर्मित है। और इस प्रदेश का उत्तरी भाग में सीमांकन थड़ी द्वारा और पूर्वी भाग में काला भूरा डूंगर पाली द्वारा इसका किया जाता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रदेश का दक्षिणी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचाई वाला है। इसका जो दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है ना, वो जालोर जिलों के सांचौर में कितना है, 50 मीटर ऊंचाई पर है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए यहाँ लूणी और इसकी सहायक नदियाँ अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। इस कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को नेहड़, नेडा या रेल कहा जाता है। जो कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, नेहड़, नेडा या रेल कहा जाता है। इस क्षेत्र में पचपदरा खारे पानी की झील इसी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, जो गोडवाड़ जो प्रदेश है उसकी बात करते हैं। इस प्रदेश में दक्षिणी बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में कुछ गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। जो गोडवाड़ जो प्रदेश है ना, उसके दक्षिण बाड़मेर में सिवाना क्षेत्र में कुछ गोलाकार पहाड़ियाँ हैं जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और इन 56 पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है, जिसके समीप प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। नाकोड़ा जो पर्वत है उसके समीप प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो देखो दक्षिणी बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, 56 की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है, नाकोड़ा पहाड़ी भी स्थित है, जिसमें प्रसिद्ध जैन मंदिर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा अंचल है जिसको बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है, तो वो है शेखावाटी अंचल। शेखावाटी जो अंचल है इसको बांगड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित नाम, कौन से क्षेत्रों को क्या नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित नाम, जिसमें सबसे पहले है भोमट। भोमट कौन सा क्षेत्र है, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है ना, देखो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का जो अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, भोमट क्षेत्र। नेक्स्ट है हाड़ौती। हाड़ौती में क्या आता है, हाड़ौती में कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। देखो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये अपना आता है हाड़ौती में। किस में आता है, हाड़ौती में। नेक्स्ट है वागड़ प्रदेश। वागड़ में कौन कौन से आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखो इसमें है ना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, केवल यही है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। जो ट्राइब्स एरिया है ना वही है वागड़ में। नेक्स्ट है अबूर्द या चंद्रावती। अबूर्द या चंद्रावती के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, आबू पर्वत और इसके आसपास का जो क्षेत्रफल है ना वो अबूर्द या चंद्रावती में आता है। नेक्स्ट है बांगड़ या बांगर। बांगड़ या बांगर में कौन कौन सा आता है, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। देखो बांगड़ या बांगर में कौन सा आता है, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू बांगड़ प्रदेश। हाँ जी नेक्स्ट है मेवल। मेवल में कौन सा आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का भाग। डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो मध्य का जो भाग है ना वो मेवल में आता है। उसके बाद में बात करते हैं गोडवाड़। गोडवाड़ में कौन सा आता है, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी सिरोही। दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी जो सिरोही है वो गोडवाड़ में आता है ना। नेक्स्ट है थड़ी। नेक्स्ट कौन सा है, थड़ी। थड़ी में कौन सा आता है, बीकानेर और चूरू का अधिकांश भाग आता है। थड़ी में कौन सा आता है, बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू में क्या है, थड़ी है। बीकानेर और चूरू में क्या है, थड़ी है। नेक्स्ट है मालव। मालव में कौन सा आता है, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालव में कौन सा आता है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो है ना मालव प्रदेश में आता है। नेक्स्ट कौन सा है, मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा में आता है अजमेर और राजसमंद का दिवेर क्षेत्र। मेरवाड़ा में कौन सा आता है, अजमेर
और राजसमंद का जो दिवेर क्षेत्र है ना वो मेरवाड़ा में आता है। नेक्स्ट है अही छत्रपुर, नेक्स्ट है अही छत्रपुर, वो है नागौर में। नेक्स्ट है जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश में बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग आता है। जांगल प्रदेश में क्या आता है, बीकानेर आता है और जोधपुर का उत्तरी भाग आता है। नेक्स्ट है योद्देई, योद्देई में कौन सा क्षेत्र आता है, योद्देई में आता है हनुमानगढ़, वो गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र है ना वो योद्देई में आता है। इसके बाद में है सूरसेन, सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली कौन से में आता है, सूरसेन में आता है ना। नेक्स्ट है शेखावटी, शेखावटी में कौन कौन सा, सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, है ना। नेक्स्ट है तोरावाटी, तोरावाटी में कौन कौन से आते हैं, सीकर, झुंझुनू और जयपुर। सीकर, झुंझुनू और जयपुर का जो क्षेत्रफल है ना वो तोरावाटी में आता है। गुजरात्रा प्रदेश में कौन सा आता है, गुजरात्रा। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है ना वो गुजरात्रा प्रदेश में आता है, जोधपुर का दक्षिणी भाग। इसके बाद में है मेरू, मेरू जो है ना, मेरू अरावली पर्वतीय प्रदेश को बोलते हैं मेरू, अजमेरू। नेक्स्ट है कुरु, कुरु जो है ना अलवर का उत्तरी भाग जो है ना वो कुरु प्रदेश में आता है। हाँ, नेक्स्ट है ढूंढाड़, ढूंढाड़ जो है ना जयपुर के आसपास का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मांड, मांड जो है ना, मांड जैसलमेर का जो, जैसलमेर जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्र है जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो मांड क्षेत्रफल कहलाता है, मांड क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है खेराड़ा या माल खेराड़, खेराड़ा या माल खेराड़। तो इसमें देखो भीलवाड़ा में जहाजपुर तहसील और टोंक, भीलवाड़ा की तो जहाजपुर तहसील और टोंक जो है ना इसको खेराड़ा या माल खेराड़ कहते हैं। देखो नेक्स्ट है सीवी या मेदपाट, सीवी या मेदपाट। देखो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है ना उसको सीवी या मेदपाट कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी, नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है, मतलब राजस्थान के कौन सा जिला है जिसमें बांका जो पट्टी है वो फैली हुई है। तो इसका सही जवाब है नागौर में। नागौर में क्या फैली हुई है, बांका पट्टी। तो देखो बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी। तो देखो राजस्थान के नागौर जिले व अजमेर जिले के कुछ भागों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यहाँ के निवासियों के घुटने व हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, पीठ झुक जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के निम्न कथनों पर संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। मतलब पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके संबंध में कुछ कथन है उस पर विचार करते हैं। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जो मैदान है वो रोही नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ सेवण, धामण, करड़ आदि दलदली झीलें हैं। देखो ये झीलें नहीं है, ये घास हैं। क्या है, सेवण, धामण, करड़ आदि यहाँ पे घास के प्रकार हैं, झीलें नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि केवल 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट थे वही सही थे, बाकी गलत है। तो देखो यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। देखो यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थल में पश्चिमी मरुस्थल में देखो सेवण, धामण, करड़, अंजन आदि प्रमुख घासें हैं। क्या है, सेवण, धामण, करड़, अंजन क्या है, घास के प्रकार हैं। कैर, आक, थोर, फोग, लाणा, आरणा आदि क्या है, झाड़ियाँ हैं। क्या है, झाड़ियाँ हैं। खेजड़ी, रोहिड़ा, कीकर, पीलू जिसे जाड़ भी कहते हैं, ये प्रमुख क्या है, वृक्ष हैं मरुस्थल में। तो देखो मरुस्थल में क्या तो घास है, देखो सेवण, धामण, करड़ और अंजन ये तो क्या है, घास हैं। कैर, आक, थोर, फोग और लाणा, आरणा आदि क्या हैं, झाड़ियाँ हैं। खेजड़ी, रोइड़ा, कीकर, पीलू, जाड़ आदि क्या हैं, प्रमुख वृक्ष हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं
थार मरुस्थल में अन्य जो मरुस्थल हैं उनकी तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता, खनिज में विविधता, वनस्पति, कृषि, जन घनत्व, पशु घनत्व पाया जाता है। अन्य जो मरुस्थल में इतना नहीं है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। थार का जो मरुस्थल है इसको क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र से जो ऊंचाई है 60 मीटर से 360 मीटर है, मतलब औसत ऊंचाई 300 मीटर हो गई कहने का मतलब। पश्चिमी मरुस्थल के उत्तरी भाग की जो ऊंचाई है वो अधिक है, उत्तर का जो भाग है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, दक्षिण भाग की ऊंचाई कम है। यह अरावली के पश्चिम में, जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है अरावली के पश्चिम में 12 जिलों में फैला हुआ है। अब 12 जिले कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। 12 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ व गंगानगर। देखो 12 जिलों में फैला हुआ है ये, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में क्या है? विस्तृत है। नेक्स्ट है थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार का घड़ा जो है किसे कहा जाता है? तो देखो चांदल जो नलकूप है ना, इसको थार का घड़ा कहा जाता है। चांदन जो नलकूप है इसको क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? तो ये एक भूमिगत जल पट्टी है जिसको क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पाई जाने वाली अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं। तो जैसलमेर जो ज़िले हैं वहाँ पे लाठी क्षेत्र है, वहाँ पे अवसादी जो चट्टानें हैं उसमें भूमिगत जल के क्या मिले? बड़े भंडार मिले हैं, जो वैदिक कालीन सरस्वती जो नदी है के अवशेष माने जाते हैं। जैसे कल परसों जैसे आपने देखा होगा एक बोरवेल में कई 3-4 दिनों तक भयंकर तरीके से पानी का उफान आता है, सरस्वती नदी के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। जहाँ जैसलमेर के चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। तो जैसलमेर का जो चांदन जो नलकूप है उसको क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। जो बाप बोल्डर है वो किस युग से संबंधित है? तो इसको सही जवाब है कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। बाप बोल्डर जो है कौन से युग से संबंधित है? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। नेक्स्ट है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आकल कास्ट जीवाश्म जो पार्क है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर में। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में। अब देखो इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। जोधपुर के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बाप बोल्डर्स पर हिमानी घर्षण के अवशेष हैं जो कार्बोनिफेरस पर्मियन मतलब 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व काल के हैं। जोधपुर का जो बाप क्षेत्र है वहाँ पे बाप बोल्डर्स पर क्या है? हिमानी घर्षण के अवशेष मिले हैं, मतलब बर्फ़ के घर्षण के अवशेष मिले हैं जो कार्बोनिफेरस पर्मियन मतलब 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं, काल के हैं। इसके आगे बात करते हैं। जैसलमेर के आकल व भ्रमसर में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान आकल फॉसिल पार्क, जिसमें जुरासिक काल मतलब 18 करोड़ वर्ष पूर्व के वानस्पतिक जो जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालुका स्तूप मुक्त है? देखो उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना उसका कितना प्रतिशत जो भाग वो बालुका स्तूप मुक्त है। तो कितना प्रतिशत भाग है? 41.5% भाग है जो बालुका मुक्त है, मतलब फ्री है उसमें बालुका। नेक्स्ट है राजस्थान, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? कौन सा क्षेत्र है जो बालुका स्तूप मतलब फ्री है उससे, बालुका स्तूप से? तो इसका है सही जवाब है पोखरण, फलोदी और पोखरण। देखो शेरगढ़ सीव में भी बालुका स्तूप युक्त है, बायतूर चोहटन भी बालुका स्तूप युक्त है, ओसियां शेरगढ़ भी क्या है?
लेकिन पोखरण, फलोदी और पोखरण है ना, बालू का स्तूप मुक्त है। अब देखो यहाँ पे पूरा व्याख्या यहाँ पे कर रखी है। तो देखो राज्य में 60.11% भूभाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, विस्तार है। मतलब 60.11% जो भूभाग है ना, उस पर क्या है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का यहाँ पे विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 58.5 भाग क्या है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 58.5% भाग पर तो क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप, तथा 41.5 जो है ना, वो बालू का स्तूप मुक्त है। मतलब वहाँ पे कोई बालू का स्तूप नहीं है के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसलमेर के चारों ओर जैसे पोखरण और फलोदी, जोधपुर का जो क्षेत्र है ना, वो बालू का स्तूप मुक्त, मतलब फ्री है, बालू का स्तूप से मुक्त है, वो प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। देखो राजस्थान में है, थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, नहीं है बोल रहा है कि कौन सा नहीं होता है। तो देखो राजस्थान में जो बालू का स्तूप होते हैं वो पैराबोलिक भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तारा स्टार टाइप के भी होते हैं, बरखान भी होते हैं, लेकिन घोराउड नहीं होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा घोराइड प्रकार, घोराउड जो है ना प्रकार का बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं पाए जाते। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाला बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा बालू का स्तूप है जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं पाया जाता। तो इसका सही जवाब है वो है तल्ली। देखो अनुदैर्घ्य बरखान बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ भी पाए जाते हैं, अनुदैर्घ्य भी पाए जाते हैं, लेकिन तल्लू बालू का स्तूप है वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे स्टार टाइप के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। यहाँ पे कैसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कैसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारा। देखो नेक्स्ट है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बरखान कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब देखो दोबारा से देखते हैं, बरखान जो है पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बरखान कहाँ पाए जाते हैं। एक तो ओस या जोधपुर में पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में पाए जाते हैं और देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं। दातारामगढ़ सीकर में बरखान नहीं पाए जाते हैं। तो इसका ए, बी और सी जो है ना वो सही जवाब है। ए, बी और सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पाए जाते हैं जैसा हमने बताया। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कैसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है बरखान व परवलयिक। कैसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान व परवलयिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हाँ देखो अब एक एक करके अपन बात करते हैं। हाँ जी देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही लैंग्वेज है यहाँ पे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप। कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। सबसे पहले पवनावर्ती या रेखीय अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो देखो ये पवन के अनुवर्ती कह सकते हैं, रेखीय कह सकते हैं, या बालू का स्तूप। तो देखो यह सामान्यतः वायु की दिशा के अनुदैर्घ्य विस्तृत होते हैं तथा कभी कभी एकाकी पहाड़ी पर पवन विमुख ढालों पर भी पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से पाई जाती है। जो पवन या अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है ना, इन पे वनस्पति क्या पाई जाती है, आवश्यक रूप से पाई जाती है। यह बालू का स्तूप है ना जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, जोधपुर व बाड़मेर, द्रव्यवती नदी, मेडा नदी, द्वेषवती नदी, लूणी नदी और जवाई नदी के पार्श्व पर दिखाई देते हैं। हाँ, इन्हें सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है इनको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक तो है शीफ, दूसरा है वनस्पति युक्त रेखीय, एक है पवन विमुख रेखीय।
हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रस्थ। तो देखो, पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले जो स्तूप अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं ना, उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। जैसे बरखान हो गया, परवलैक हो गया, इनको हेयर पिन टाइप का होता है। ये बीकानेर के पुंगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में और चूरू और झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। बरखान और परवलैक कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर के पुंगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में और चूरू और झुंझुनू जिले में क्या है? विस्तृत है। नेक्स्ट बात करते हैं बरखान की। बरखान जो है ना, ये अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार स्तूप है। बरखान क्या है? अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार स्तूप है, जिनके दोनों किनारे सींग की तरफ आगे की ओर निकले रहते हैं। इनका पवन मुखी जो ढाल है उत्तल मंद तथा पवन विमुखी जो ढाल है ना, वो अवतल व तीव्र खड़ा होता है। यह 10 से 15 मीटर ऊंचे तथा 100 से 200 मीटर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। देखो, ये जो है ना बरखानी कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, ये चूरू भालेरी में सीकर मेंढा या घाटी क्षेत्र में, जैसलमेर के बीकानेर में लूणकरणसर और करणी माता के आसपास, गंगानगर में, सूरतगढ़, जोधपुर, ओसिया में, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है परवलिक पैराबोलिक जो स्तूप है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं? परवलिक, हाँ। इनकी आकृति कैसी होती है? हेयरपिन जैसी। ये संपूर्ण मरुस्थल में सर्वाधिक विस्तृत बालू का स्तूप है। जो परवलिक जो बालू का स्तूप है ना, पूरे मरुस्थल में ही सर्वाधिक विस्तृत है बालू का स्तूप। नेक्स्ट है तारा स्तूप, जो स्टार टाइप के है ना, इस तारा अनेक भुजाओं वाले तारे जैसी आकृति के स्तूप होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मेनली मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर पोखरण में एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में पाए जाते हैं। मोहनगढ़ क्षेत्र में, एक सूरतगढ़ क्षेत्र में। मोहनगढ़ क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में है, पोखरण में है। सूरतगढ़ जो क्षेत्र है वो गंगानगर में है। नेक्स्ट जो बालू का स्तूप है वो है नेबखा। नेबखा क्या होता है? मरुस्थल में झाड़ियों के किनारे जो झाड़ियों के सहारे निर्मित जो स्तूप होते हैं ना, उनको बोलते हैं नेकबा। इनको सर्बकोपिश नाम से भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है लूनेट क्या है? झील के किनारे निर्मित अर्धचंद्राकार आकृति के स्तूप। लूनेट क्या है? झील के किनारे निर्मित अर्धचंद्राकार आकृति के जो स्तूप होते हैं ना, उनको बोलते हैं लूनेट। नेक्स्ट है अवरोधी बालू का स्तूप। कौन सा है? अवरोधी बालू का स्तूप। देखो, किसी अवरोध के कारण, जैसे पेड़ हो गया, झाड़ी हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़, उत्पन्न जमाव से जो निर्मित है, उनको बोलते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। जैसे पुष्कर में मिलते हैं नाग पहाड़, बूढ़ा पुष्कर, बिचून पहाड़, जोबनेर, सीकर की पहाड़ियों में मिलते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। नेक्स्ट है हेलबैक स्तूप। नेक्स्ट कौन सा स्तूप है? हेलबैक स्तूप। यदि मरुस्थल में मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकार का स्तूप जो है व्हेल के पृष्ठ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे व्हेलबैक स्तूप भी कहते हैं। मतलब मरुस्थल में मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकार का अगर स्तूप हेल के पृष्ठ जैसा दिखाई दे तो उसको बोलते हैं हेलबैक स्तूप। नेक्स्ट जो है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेक्स्ट कौन सा स्तूप है? नेटवर्क बालू का स्तूप। रेखीय, अनुप्रस्थ एवं पैराबोलिक बालू का स्तूपों के पार्श्व पर मतलब समांतर विस्तृत जोत क्षेत्र में उनके बीच में निर्माण होता है। किसका? नेटवर्क बालू का स्तूप। रेखीय, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, इनके समांतर पार्श्व पर विस्तृत जोत क्षेत्र में किसका निर्माण होता है? नेटवर्क बालू का स्तूप का। नेक्स्ट बात करते हैं धरियन। धरियन क्या होते हैं? धरियन पश्चिमी मरुस्थल में हवा के सहारे आगे की ओर स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। मतलब जो पश्चिमी जो मरुस्थल है ना, उसमें हवा के सहारे आगे की ओर स्थानांतरित होने वाले जो बालू का स्तूप है, उनको क्या कहते हैं? धरियन कहा जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाया झीलें जो हैं, नेक्स्ट है
पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पलाया झीलें जो है राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो इसका सही जवाब है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में पलाया झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो इसका सही जवाब है, थार में मिलती हैं तो जैसलमेर ही है, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा। तो देखो पलाया जो झील है ना वो कैसे बनती हैं, सबसे पहले ये देखते हैं अपन। देखो जैसे इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बनती है जिसको है ना पलाया झीलें बनती हैं जहाँ से। इसको जैसे जो ढलवा जो क्षेत्र है ना इसको बोलते हैं बजादा। क्या बोलते हैं? बजाता। और जो ये जो यहाँ से ना कंकड़ जो है ना कंकड़, इसको बोलते हैं जो ऐसे फिसल के जाते हैं, इसको बोलते हैं पेडिमेंट। क्या बोलते हैं? पेडिमेंट। और इसके नीचे जो झील बनती है ना ऐसे, उसको बोलते हैं पलाया, है ना। अब देखो पलाया झील कैसे बनती है, इसका पूरा यहाँ पे उदाहरण जो है ना इसका यहाँ पे दे रखा है, सांबर, कुचामन, डेगाना, डीडवाना, है ना। अब देखो पलाया में देखते हैं सबसे पहले पलाया। देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में बालसन के सबसे बीच में, बालसन जो क्या बोलते हैं, जो गर्त होता है ना उसको बालसन बोलते हैं। बालसन के सबसे बीच में स्थित समतल लवणीय भाग को क्या कहा जाता है? पलाया कहते हैं। मरुस्थल के क्षेत्र में जो बालसन है उसके सबसे बीच में जो समतल लवणीय जो भाग होता है ना उसको क्या कहा जाता है? पलाया। इस पलाया में वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से बनी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। मतलब पलाया में बालसन का जो सबसे बीच का जो भाग है ना उसको क्या कहते हैं? पलाया। और पलाया में वर्षा जल एकत्रित होने से जो झीलें बनती हैं उनको बोलते हैं पलाया। अब सबसे पहले बात करते हैं बालसन क्या होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन या द्रोणी को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसमें पहाड़ियों से घिरे ये जो बेसिन है ना, पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन, जैसे इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, इससे घिरा हुआ जो ये बेसिन है ना उसको बोलते हैं बालसन। नेक्स्ट है पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या होता है? पेडिमेंट देखो पर्वत के अग्रभाग जैसे पर्वत पदीय भाग में सामान्यतः वर्षा जल कटाव से निर्मित मंद ढाल वाले भाग को क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। मतलब जो मंद ढाल होता है ना, ये बिल्कुल हल्का सा ढाल होता है, उसको बोलते हैं पेडिमेंट। नेक्स्ट है बजाडा। बजाडा या बजादा। देखो पेडिमेंट व पलाया के बीच मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जलोढ़ पंखनुमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? बजादा कहते हैं। देखो पेडिमेंट और पलाया के बीच में होता है मोटे कंकड़नुमा पत्थरों के जमाव से जो जलोढ़ पंखनुमा जो क्षेत्र होता है ना उसको बोलते हैं बजाडा। नेक्स्ट आपको सम्मिलित करना है। तो देखो मेवाड़ जो पर्वतीय जो क्षेत्र है ना वो किससे संबंधित है? एक बार इसकी नंबरिंग करते हैं। मेवाड़ जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन सी पहाड़ी आती है? वो आती है गिरवा। तो पहले का 3। हाड़ौती का जो पठार है उसमें कौन सा आता है? मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के पठार में आती हैं। 1 शेखावाटी का जो पठार है ना उसमें आता है अंतः प्रवाहित अपवाह है। इसमें क्या आता है? अंतः प्रवाहित अपवाह। और लास्ट है घग्गर। घग्गर का जो मैदान है इसको क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। तो इसका सही हो जाएगा मेवाड़ का पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाएगा? गिरवा। हाड़ौती का जो पठार है वो कहाँ पे है? मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ वो हाड़ौती के पठार से संबंधित है। शेखावाटी का जो पठार है ये अंतः प्रवाहित अपवाह है। और घग्गर का जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लिखिए। यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश की अन्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करते हैं रोही। रोही क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली के पर्वत पदीय भागों में वर्षा जल द्वारा जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित उपजाऊ जो मैदान है उसे ही क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। मतलब जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अरावली का जो पर्वत का जो पदीय भाग है ना, मतलब पैरों में वर्षा जल द्वारा जलोढ़ मिट्टी के जमाव से वहाँ पे क्या हो गया? निर्मित उपजाऊ जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। जैसे अपन पहाड़ियों के आसपास नहीं दिखते हरियाली, उसी को रोही कहते हैं। नेक्स्ट है तल्ली सर या मरहो। तल्ली सर या मरहो क्या है?
मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूपों के बीच निचले गर्तनुमा भागों को क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं, सर कहते हैं। जैसे बालू का स्तूप है, इसके बीच में है ना निचले जो ये गर्तनुमा जो भाग है ना, इनको कहते हैं तल्ली, सर या मरहा, है ना। नेक्स्ट है टाट या रन। नेक्स्ट क्या है? टाट या रन। तल्ली में वर्षा जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? टाट या रन। जैसे तल्ली में यहाँ पे वर्षा जल एकत्रित हो गया, तो यहाँ पे जो वर्षा जल एकत्रित होने से बनी जो अस्थायी जो ढीलें हैं ना, उनको क्या कहते हैं? टाट या रन। जैसे यहाँ इसके उदाहरण है पोखरण जैसलमेर में इसके हैं, पडीहारा चूरू में भी इसके हैं, थोबरन बाड़मेर में है, बापरन जोधपुर में है। नेक्स्ट है इंसेलबर्ग, सॉरी, नेक्स्ट है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग यह अवशिष्ट पहाड़ी होती है। राजस्थान में इसके उदाहरण है आबू पर्वत खंड, जालोर बाड़मेर की पहाड़ियाँ हैं। इंसेलबर्ग में जो अवशिष्ट जो पहाड़ियाँ होती है ना, उनको बोलते हैं इंसेलबर्ग। नेक्स्ट है हम्मादा। जो कठोर चट्टानी जो मरुस्थल है ना, जो जैसलमेर में पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम्मादा। कठोर चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्मादा। नेक्स्ट है ईर्ग, ईर्ग या अर्ग। जो रेतीला जो मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं? ईर्ग या अर्ग। नेक्स्ट है रेरी या सेरीर। रेरी या सेरीर किसे कहते हैं? जो मिश्रित जो मरुस्थल है ना, उसको क्या कहते हैं? रेरी या सेरीर। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगें तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।